नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन दा एडू हब में। आशा करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे और मौसम का आनंद ले रहे होंगे। जैसे इंद्रदेव जी इस समय पंचांग देखना भूल गए हैं, अक्टूबर के मास में बारिश हो रही है, तो आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखें, बारिश के कारण को धुले ना। ठीक है, तो हम लोग अपने जीएस की मैराथन क्लास जो टॉप 100 मैंने क्वेश्चन आपको बताए थे, उसका ये दूसरा पार्ट लेके आ रहा हूँ। कुछ कारणवश आपकी कल की क्लास नहीं आ पाई थी, तो मैं इस क्लास में आपके टॉप 20 यानी उस दिन के 10 और आज के 20 क्वेश्चन को मैं कवर कर लूँगा। टॉप 15 आपके बोर्ड पे लिखे हैं, इनको रफ करने के बाद 5 में और आपके सामने लिख दूंगा। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस के अधिवेशन को मिलाइए। आपके में टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन। उसमें कांग्रेस की भूमिका बहुत ज़्यादा रहती है। आप सभी को पता है कांग्रेस का इतिहास सन 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय इसकी स्थापना होती है और ए होम इसके संस्थापक होते हैं। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बम्बई में इसकी स्थापना की जाती है कांग्रेस की, और पहला अधिवेशन आपका बम्बई में ही होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं WC बनर्जी, वन फॉर बनर्जी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। और वहीं से हर साल आपके कांग्रेस की एक बैठक होती है। तो उसी के तर्ज पे हम लोगों से पूछा है कांग्रेस के अधिवेशन को मिलाइए। देख रहे होंगे मेरठ, कानपुर, लखनऊ, बनारस, सन सामने लिखा 16, 1905, 46 और 25। ध्यान रखिएगा, पहली बात तो ये है कि यूपी में पूछा जाए तो यूपी में कुल कितने अधिवेशन हुए हैं कांग्रेस के। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि यूपी में कुल 9 अधिवेशन हुए हैं। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं, वो आपके सामने लिखे हैं। इसमें पूछा गया ना, चलो हम इजी वे से शुरू करते हैं जो हम लोगों को कॉमनली हर बुक में मिल जाते हैं। तो पहले तो देखते हैं लखनऊ का अधिवेशन। सबको पता है कि सन 1916 में लखनऊ का अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी करते हैं। अगला आता है आपका कानपुर। सबको पता है कानपुर अधिवेशन के बारे में कि इसकी अध्यक्षता श्रीमती सरोजिनी नायडू करती हैं, जो आपके कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष होती हैं। अगर पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो श्रीमती एनी बेसेंट जी होती हैं। फिर आगे आता है आपका मेरठ। तो मेरठ वाला होता है सन 1946 में, और आपका आता है बनारस, तो बनारस वाला होगा सन 1905 में। तो इसको देख लें तो मेरठ आ जाएगा सन 1946, कानपुर आ जाएगा 1925, लखनऊ 1916, बनारस 1905। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला है आपका ब्रिटिश के खिलाफ लोकप्रिय कविता फिरंगिया किसने लिखी। यानी ब्रिटिश जो आपके लोग थे उनके खिलाफ एक कविता लिखी थी, एक महोदय थे, ऑप्शन में है आपके मनोरंजन प्रसाद या त्रिलोकी सिंह। तो किसने लिखी थी, ये आपकी एक भोजपुरी कविता है। कैसी कविता है, ध्यान रखिएगा, ये भोजपुरी कविता है फिरंगिया, जैसे आपको वर्ड ही पता हो। और ये कब लिखी गई, तो ये आपकी लिखी गई थी आपके असहयोग आंदोलन के समय, असहयोग आंदोलन के समय। और किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी आपके मनोरंजन प्रसाद सिंह ने। किसने लिखी थी, मनोरंजन प्रसाद सिंह, यानी MP सिंह ने। कौन सी कविता है इनकी, फिरंगिया है। किस भाषा में है, भोजपुरी में है। और कब लिखी थी इन्होंने, असहयोग आंदोलन के समय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। काकोरी कांड के अपराधी राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई, गोरखपुर, लखनऊ या कानपुर। तो देखिए जो काकोरी है आपका संडीला और लखनऊ के बीच में एक ट्रेन चलती है और एक जगह पड़ता है काकोरी। उसी ट्रेन में इन्होंने क्या किया था, डकैती की थी, इसीलिए इसको हम लोग नाम भी देते हैं अगस्त डकैती। काकोरी कांड को किसका संज्ञा देते हैं हम लोग, अगस्त डकैती की संज्ञा देते हैं। पूछ जाए कब होती है, तो ये 9 अगस्त 1925। ठीक है, ध्यान रखेगा ना। तो काकोरी कांड को किसकी संज्ञा दी जाती है, काकोरी कांड को संज्ञा दी जाती है अगस्त डकैती की। कब होती है, 9 अगस्त को होती है, इसीलिए अगस्त डकैती बोलते हैं। और ये डकैती करता कौन है, राम प्रसाद बिस्मिल। इनके साथ और भी होते हैं, लेकिन मुख्य को हम लोग देखते हैं। इन्हें फांसी कहाँ दी जाती है, फांसी इनको गोरखपुर में दी जाती है। फांसी कहाँ दी जाती है, गोरखपुर में, जबकि काकोरी स्थित कहाँ है, तो लखनऊ में। यानी वर्तमान में लखनऊ में काकोरी है स्थित, और इनको फांसी कहाँ दी गई थी, गोरखपुर में। इसको दूसरी संज्ञा क्या देते हैं, इस कांड को अगस्त डकैती की संज्ञा देते हैं। कब होती, 9 अगस्त 1925। आगे चलते हैं। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे चुना, यानी गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था। तो गुरु जो लहना है आपके, गुरु लहना, इन्हें गुरु नानक ने किया था अपना क्या उत्तराधिकारी घोषित किया था। इसमें अगला ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर। ये आपके करंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही फिलहाल में इनकी 400वीं जयंती मनाई गई है। कितनी जयंती मनाई गई है, 400वीं। किसकी, गुरु तेग बहादुर की मनाई गई है। इनके बारे में और चीज़ ध्यान रखिएगा ना, औरंगजेब ने, इन्होंने कहा था औरंगजेब से कि मतलब
तेग बहादुर से औरंगजेब ने कहा था कि आप अपना धर्म परिवर्तित कर लीजिए, तो इन्होंने क्या कहा था कि मैं अपना धर्म परिवर्तित नहीं कर सकता हूँ, आप भले मेरा सिर काट दीजिए, मैं केस यानी बाल को नहीं कटा सकता हूँ। तो औरंगजेब ने क्या किया था, इनका सिर कटवा दिया था। ठीक, तो पूछा जाता ना हाल ही फिलहाल में किस गुरु की 400वीं जयंती मनाई गई, तो गुरु तेग बहादुर की। और किस नंबर के गुरु थे, तो 90 नंबर के आपके ये गुरु थे। ठीक, सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए हैं, तो सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए हैं। सबसे पहले गुरु जो थे वो गुरु नानक थे, तेग बहादुर 9 नंबर के थे, और गुरु गोविंद सिंह जो थे वो आपके 10 नंबर थे। कभी पूछा जाए तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो खालसा पंथ की स्थापना आपकी करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। कब करते हैं, तो 1699 में। 1699 में गुरु गोविंद सिंह जो आपके सिखों के 10वें और अंतिम गुरु होते हैं, और वो खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। सिख धर्म की शुरुआत कौन करता है, गुरु नानक करते हैं। तेग बहादुर के बारे में मैंने आपको बताया, हाल ही फिलहाल में इनकी 400वीं जयंती बनाई गई थी। बहुत दिल्ली में इनका है, वहाँ पे शीश शायद गुरुद्वारा उन्हीं वहीं मनाई गई थी, और औरंगजेब इनका सिर कटवा देता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका पंचवर्षीय योजनाओं से। एक तरफ आपकी पंचवर्षीय योजनाएं लिखी हैं, दूसरी तरफ आपके मॉडल लिखे हैं, यानी किस पंचवर्षीय योजना में कौन सा मॉडल का प्रयोग किया गया था, यानी कौन पूरा एक रोड मैप तैयार करता है कि आगे आने वाले 5 वर्षों में कैसे कैसे कार्य किए जाएंगे। तो इसमें लिखा है पहली पंचवर्षीय, दूसरी, तीसरी और चौथी। पहली पंचवर्षीय योजना जो थी बच्चा, वो आपकी हेराल्ड डोमर मॉडल पे थी। किस मॉडल पे थी, हेराल्ड डोमर मॉडल पे थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना आपकी जो थी वो आपकी थी पीसी महान लोविस जी की, पीसी महान लोविस जी की। तीसरी जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी वो सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पे थी, और चौथी पंचवर्षीय योजना आपकी अशोक रुद्र के मॉडल पे थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद आप ध्यान रखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना आपकी आती है सन 1951 से 56, दूसरी आती है सन 1956 से लेके 1961, तीसरी आती है सन 1961 से लेके आपके 1966, और आपके 1967, 68 और 69 यानी 1960, 1967, 68 और 69, इन 3 सालों में रहता है योजना अवकाश। पूछा जाना कि पहला योजना अवकाश कब लगा, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद में सन 1967 से लेकर सन 1969 तक आपका योजना अवकाश रहता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेले, यानी उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण मेले लिखे हैं मैंने और उनका स्थान लिखा है। जैसे पहला है नौचंदी मेला, दूसरा है बटेश्वर मेला, और तीसरा है आपका शुक्रताल मेला। तो नौचंदी मेला फेमस है, आप सभी लोगों को मोस्टली पता होगा। ये कहाँ पड़ता है आपका, नौचंदी मेला होता है मेरठ या सहारनपुर, जैसा भी अपना ऑप्शन हो आप देख लीजिए, क्योंकि सहारनपुर पहले मेरठ का ही भाग था। अगला आता है आपका बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला आपका आगरा में फेमस है, और शुक्रताल मेला जो है, शुक्रताल मेला आपका मुजफ्फरनगर में फेमस है। नौचंदी मेला के बारे में आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस मेलों को बोला जाता है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक। यानी पूछा जाता है कि किस मेले को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बोला जाता है, तो नौचंदी मेला को। नौचंदी मेला कब लगता है, तो ये मेला आपका लगता है चैत्र के जब नवरात्र होते हैं उसी समय आपका ये मेला लगता है। ठीक है, अगला आता है आपका क्वेश्चन, बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। यानी हमसे पूछ रहे हैं ना, बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। 2 ऑप्शन इसमें मैंने आपके लिखे हैं, शुजाउद्दौला और राजा चेत सिंह। तो बनारस विद्रोह होता कब है, पहले तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये बात है सन 1781 की। अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो उसे देखिए। मैंने आपको उसमें बताया था कि इस समय जहाँ पे कौन होता है, बंगाल का गवर्नर जनरल होता है वॉरेन हेस्टिंग्स। वो क्या करता है, एक झूठी खबर फैला देता है कि आपके राजा यानी बनारस के जो राजा हैं चेत सिंह को, उनको कब्जा कर लिया गया है। तो उसी समय सन 1781 में एक विद्रोह होता है जिसे हम लोग संज्ञा देते हैं बनारस के विद्रोह की, और इसकी जो नेतृत्व करता वो कौन है, वो है आपके राजा चेत सिंह है। ध्यान रहेगा ना। तो किसके खिलाफ हुआ था, ये आपके हुआ था वॉरेन हेस्टिंग यानी अंग्रेजों के खिलाफ। शुजाउद्दौला का संबंध कहां से है, आप लोगों ने एक युद्ध सुना होगा, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब होता है, सन 1764 में होता है। उसमें जो अवध के नवाब होते हैं शुजाउद्दौला, वो भी भाग लेते हैं। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, यूपी में कितने महाजनपद हैं। टोटल अपने भारत में 16 महाजनपद थे, जिनमें से आधे यानी 16 का आधा कितना हुआ, 8 वर्तमान में यूपी में हैं। तो कौन कौन से हैं, एक बार सुन लीजिएगा। कुरु, पांचाल, कौशल, काशी,
सूरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल। ठीक, 8 हो गए ना आपके। कौन कौन से हैं? 8 हैं। टोटल 16 महाजनपद कितने थे? टोटल थे 16। और यूपी में कितने हैं? आधे हैं। ठीक है, कितने हैं? 8 हैं। ठीक, मैंने 8 के नाम आपको बता दिए हैं। आगे चलते हैं। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कौन सा है? टसर रेशम, मूंगा रेशम या गोशामर रेशम? देखिए, टसर रेशम जो है वो आपका रेशम के कीट द्वारा उत्पादित होता है, रेशम का कीड़ा। ठीक, मूंगा रेशम की बात करेंगे आप तो मूंगा रेशम आपका असम में फेमस है। ठीक, ये सालू और सोमू नामक वृक्ष से पैदा होता है। अगर आप गोसा रेशम की बात करेंगे तो हाँ, यही वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा कि मकड़ियों द्वारा उत्पादित जो रेशम है आपका गोशामर रेशम है। टसर रेशम रेशम के कीड़े द्वारा बनता है। मूंगा रेशम आपके वृक्ष सोमू और सालू नाम के 2 वृक्ष होते हैं असम में, वहाँ इसका प्रोडक्शन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है? यानी हमसे क्वेश्चन पूछने के श्रेणी ये पूछी जा रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे प्रदूषण बनता है? तो ये आपका तेल, रिफाइनरी या सड़े हुए वनस्पति। तो इसमें जो ऑप्शन आपका रहेगा वो होगा सड़े हुए वनस्पति। यानी जब आपकी कोई भी वनस्पति या पदार्थ सड़ते हैं तो उनमें से जो गैस निकलती है कचड़े से, उसे हम लोग कौन सी गैस कहते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं। ये एक विषैली गैस होती है जिसमें आपका देखिए नीचे का ऑप्शन लिखा है तेल रिफाइनरी। इससे जो गैस निकलती है वो आपकी SO2 होती है। कौन सी होती है? SO2। ये गैस आपकी अम्लीय वर्षा यानी अम्ल वर्षा में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। ये अम्लीय वर्षा एसिड रेन कराती है। और ये आपकी जो तेल रिफाइनरी है, अगर आप यूपी की बात करेंगे तो मथुरा में आपकी जो तेल रिफाइनरी पड़ती है उससे निकलने वाली गैस की वजह से क्या हुआ है, आपके आगरा में स्थित ताजमहल का जो रंग है वो धीरे धीरे पीला पड़ने लगा है। इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि ताज के आसपास जितनी भी चीज़ें, वहाँ पे एक हरियाली क्षेत्र विकसित करो जिससे जो आपका SO2 यानी तेल रिफाइनरी द्वारा निकला हुआ SO2 है इसको नियंत्रण में किया जा सके, एसिड रेन भविष्य में कभी ना हो। आगे चले। नदी के लिए जल प्रदूषण की माप की जाती है, यानी नदी में कैसे पता चलता है कि आपका जल जो है वो प्रदूषण हो चुका है? तो उसके लिए एक परीक्षण किया जाता है जिस परीक्षण को हम लोग नाम देते हैं BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इससे पता चलता है कि नदी में कितना जल प्रदूषित है। तो आपको देखो इससे पता चलेगा BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी जल में जितनी ऑक्सीजन घुली होगी उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बता सकते हैं कि जल प्रदूषित है कि नहीं। अगर आप क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन का प्रयोग हम लोग अपने पानी को, यानी जो टंकियों में पानी आता है घरों में, उसमें क्लोरीन मिला दिया जाता है जिससे क्या होता है पानी में जो कीटाणु छोटे मोटे चीज़ें होती हैं वो आपके नष्ट हो जाते हैं। यानी क्लोरीन का काम होता है पानी को साफ करना, ना कि उसमें प्रदूषण फैलाना। ठीक है, आगे आता है कुछ अधिनियम लिखे। आज मिलान वाले क्वेश्चन हमें लगता है ज़्यादा हो गए, 1 2 3 4 क्वेश्चन है आपके। अधिनियम है और कुछ वर्ष है। मैंने एक तरीके से सभी टॉपिकों को कवर करने की कोशिश किया है। अधिनियम में आपका वन संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जल प्रदूषण अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से तो मोस्टली लोगों को पता होगा, तो उसी से मिलाते हुए चलते हैं। चलो देखते हैं। हमने मान लिया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से मिला लिया, तो ये आता है आपका जब आपके मिस्टर राजीव गांधी जी आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उस समय वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाते हैं 1986। वन संरक्षण अधिनियम आता है आपका 1980। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण आता है आपका 1972 और जल प्रदूषण अधिनियम आता है आपका 1974। ध्यान रखिएगा, वन्य जीव, ये तो क्रॉस कट बन गया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1980। वन्य जीव, वन संरक्षण अलग है, वन्य जीव अलग है। देखिए ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि पहले आप जीवों को लाएंगे, उनके जीवों के लिए उनको पानी, जीवों के लिए क्या लाएंगे? पानी लाएंगे और वनों की व्यवस्था करेंगे, तब आपका पर्यावरण का संरक्षण हो सकता है। ठीक, तो 72, 74, 80 और 86। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे प्रोजेक्ट टाइगर, क्योंकि इस समय तो अपने यहाँ बाघ आए हुए हैं, लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर आप ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब होती है? तो 1973। लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को कहते हैं। ठीक, लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर भी पूछ दिया जाता है। तो कब शुरुआत हुई थी? 1973 से। ठीक है, आगे आता है वह राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। यानी हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से वो कौन से राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा अध्यक्ष यानी आपके स्पीकर भी रहे हैं। ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका जो आंसर सही है वो आपके हैं जो नीलम संजीव रेड्डी जी जो हैं वो आपके राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष दोनों रहे हैं। और कब रहे हैं? बात है 1977,
सरकार किसकी थी? जनता पार्टी की थी। तो ये क्या करते हैं, ये पहले जब जनता पार्टी की सरकार बनती है तो इन्हें लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाता है, लेकिन 3 महीने बाद इनका वहाँ से क्या किया जाता है, मतलब इनका वहाँ से इस्तीफा दिला के राष्ट्रपति पद के लिए नामित कर दिया जाता है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से पहले राष्ट्रपति हैं जिन्हें निर्विरोध चुना गया थे, इनके विरोध में कोई नहीं खड़ा हुआ था? तो नीलम संजीव रेड्डी जी हैं। और दूसरे जो आपके वो कौन है? अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है ना, आगे चलते हैं हम। प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रस्तावना यानी हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है, जिसे हम लोग अपना क्या कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं, उसमें कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है। तो अगर आप लोगों ने प्रस्तावना की भाषा को यानी उसको पढ़ा होगा, प्रेमबल को, तो उसमें लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न प्रभुत्व संपूर्ण समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करेंगे। यानी अगर आपका पूछा जाए संविधान में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो संविधान में 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। प्रस्तावना के बारे में बात करें तो संविधान की इसको क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगर कभी ये पूछ दिया जाए कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो अनुच्छेद 32 को। ठीक है, भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर वही पूछा जाए नॉर्मली की प्रस्तावना को क्या कहा गया है, तो संविधान की आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? क्वेश्चन हमसे ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि हम लोगों से सबसे ज़्यादा जो हम लोगों को परसेंट मिल रहा है वो सेवा क्षेत्र से मिल रहा है, कृषि क्षेत्र से मिल रहा है या औद्योगिक क्षेत्र से मिल रहा है? तो आपका जो इसमें ऑप्शन सही होगा वो सेवा क्षेत्र रहेगा। सेवा क्षेत्र से लगभग हम लोगों को 53%, कृषि क्षेत्र से अब कम हो गया है 19% और औद्योगिक क्षेत्र से 31%। सेवा क्षेत्र की बात करेंगे तो ये आपका आता है तृतीयक क्षेत्र यानी टर्सरी। ठीक है, कृषि क्षेत्र की बात करेंगे तो ये प्राथमिक क्षेत्र है आपका। क्वेश्चन लास्ट ईयर पेट में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक क्षेत्र है, तो जो कृषि यानी एग्रीकल्चर से जितना अभी आपका संबंधित होगा, एग्रीकल्चर मतलब प्राकृतिक चीज़ें जितनी होंगी वो आपकी कृषि क्षेत्र में रहेंगी। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा आपका, औद्योगिक निर्माण रहेगा आपका, ये द्वितीयक में रहेगा यानी मानव निर्मित चीज़ें। और आप बात करेंगे तृतीयक क्षेत्र में तो सेवा क्षेत्र जैसे इसका नाम है, अर्थात जितनी सेवाएं रहेंगी, चाहे पुलिस की सेवा हो चाहे चिकित्सक की सेवा हो, अर्थात एक अगर हम लोग बात करें तो सरकारी नौकरियां जितनी रहेंगी वो किस क्षेत्र में रहेंगी? सेवा क्षेत्र में रहेंगी। प्राइवेट सेक्टर किस में रहेगा? आपका द्वितीयक क्षेत्र में रहेगा। और भारतीय अर्थव्यवस्था की जो एक समय की रीढ़ थी यानी कृषि क्षेत्र वो किस में रहेगा? प्राथमिक रहेगा। ठीक है, ये 15 क्वेश्चन हो गए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इन क्वेश्चनों को रफ कर दूंगा। तो देखते हैं बाकी जो हमारे 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। किस राज्य ने ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ की? यानी हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है किस राज्य ने आपका सर्वप्रथम यानी सबसे पहले ई राशन कार्ड सेवा प्रारंभ की थी? तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो है दिल्ली। दिल्ली ने आपके सबसे पहले ई राशन कार्ड योजना प्रारंभ की थी। गुजरात के बारे में अगर पूछा जाए तो गुजरात को गुड गवर्नेंस यानी गुड गवर्नेंस अच्छी सरकार के लिए इनको पहला पुरस्कार दिया गया है। अगला आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? लीमा, पेरू या डबलिन, आयरलैंड। तो जो आपकी लीमा है यानी पेरू की राजधानी जो लीमा है वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थित है। अगर आपका पूछा जाए केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ है? केंद्रीय आलू संस्थान तो ये आपका हो जाएगा बच्चा शिमला में। यानी हम लोग एक सब्जी बनाते हैं ना शिमला आलू, तो शिमला आलू हो जाएगा। अगर इसी तरीके से आपका पूछ दिया जाए केंद्रीय विश्व संस्थान तो लखनऊ, और लखनऊ में एक और है वनस्पति संस्थान। ठीक, यानी केंद्रीय विश्व और वनस्पति संस्थान ये दोनों कहाँ है? लखनऊ में। और केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ है? तो शिमला। अर्थात हम लोग आज शिमला आलू की सब्जी खाएंगे। ठीक है, मौसम भी अच्छा है। आगे आते हैं, भारत में कुल कितने जैव विविधता क्षेत्र हैं? जैव विविधता मतलब हॉटस्पॉट, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे प्राणियों को जीवित रहने के लिए बहुत अच्छा सा वातावरण होता है, उन क्षेत्रों को हम लोग कहते हैं हॉटस्पॉट या जैव विविधता वाले क्षेत्र। हमसे पूछा जाए भारत में कितने हैं? 1, 2 या 3 या 4? तो पूरे 4। भारत में कितने हैं? 4। वो कौन कौन से 4 हैं जरा एक बार उन्हें देख लीजिएगा। यानी यहाँ पे मैं जो लिखने वाला हूँ वो 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। ये हॉटस्पॉट फोन वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
ये जैव विविधता वाला है। इसमें जो सबसे पहला आता है वो आपका आता है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। दूसरा आपका आता है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तीसरा आपका आता है हिमालय क्षेत्र, और चौथा आप में इसमें आता है सुंडालैंड, सुंडालैंड। ठीक, ये जो चार हैं ये आपके जैव विविधता के क्षेत्र है। कहाँ? भारत में। अगर विश्व में टोटल पूछा जाए विश्व में कितने हैं, तो विश्व में ध्यान रखिएगा 4 9 36, तो विश्व में कितने हैं? 36 हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी हमसे पूछा जा रहा है संगम योजना का संबंध किससे है? विकलांग अर्थात जो इस समय दिव्यांग हम लोग शब्द यूज करते हैं, दिव्यांग की कल्याण वृद्धि के लिए है, या नदियों को परस्पर जोड़ना। देखिए संगम, हम लोग संगम नगरी प्रयागराज को जानते हैं, तो कन्फ्यूजन के लिए नदियों को परस्पर जोड़ना ऑप्शन भी आपके लिए आ सकता है, इसलिए मैंने भी रख लिया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो है विकलांगों या दिव्यांगों की कल्याण वृद्धि के लिए। नदियों को परस्पर जोड़ने के लिए एक योजना आपकी बहुत पुरानी है, नदी जोड़ो योजना। इस योजना में इस समय अगर आप बात करोगे तो यूपी और मध्य प्रदेश काम कर रहे हैं। यूपी और मध्य प्रदेश किस योजना पे? केन बेतवा लिंक परियोजना, यानी ये दोनों नदियां हैं आपकी केन बेतवा लिंक परियोजना। इस परियोजना में आपके 7 जिले यूपी के और 8 जिले एमपी के कवर करेंगे, ये दोनों नदियां जिनमें इनका पानी पहुंचाया जाएगा। तो वो ये जो आपकी योजना है केन बेतवा लिंक परियोजना, ये नदी जोड़ो परस्पर योजना के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? लुनार झील, लोकटक झील, वुलर झील या सांभर झील? तो लुनार झील आपकी पड़ती है महाराष्ट्र में। इसका कलर मोस्टली चेंज हुआ करता है, कोविड के टाइम पे इसका कलर थोड़ा सा रेड हो गया था, जो बहुत ज़्यादा आपका न्यूज़ में रहा था। लोकटक झील आपकी पड़ती है मणिपुर में, और यहीं पे आपका विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है कैबुल लामजाओ। वुलर झील जो है इसका ऑप्शन वो सही है। वुलर झील जो आपकी जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? जम्मू एंड कश्मीर में। ये आपके भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सामर झील की बात करेंगे तो सामर झील आपकी पड़ती है राजस्थान में। कहाँ पड़ती है? राजस्थान में। और इस झील के बाद में करें तो ये सबसे ज़्यादा लवड़ी झील है, यानी नमकीन। लवड़ी झील पूछा जाए तो अर्थात नमकीन झील कौन सी हो जाएगी? तो सांभर झील। चिल्का झील आपकी कहाँ पड़ती है? तो चीलुड़ी सिमलेकर, चीलुड़ी सिमलेकर, तो चिल्का झील पड़ जाएगी आपकी उड़ीसा। लुनार झील महाराष्ट्र में पड़ेगी आपकी, इसका कलर चेंज हुआ करता है। लोकटक झील मणिपुर, मणि हमारे कंठ में, अगर नाक के कंठ में अटक जाए तो लोकटक टक। वुलर झील आपकी जम्मू कश्मीर, और सांभर झील आपकी पड़ती है राजस्थान। एक मैंने और आपको झील बताई है चिल्का झील, चीलुड़ी सिमलेकर अर्थात उड़ीसा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन थे जो मेरे द्वारा कराए गए हैं। ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया गया है लाल वाला, उसे धीरे से दबा दें और ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। थैंक यू।